तो टैरिफ के टेंशन से भारतीय बाजारों में घबराहट का माहौल जारी है। हालांकि दिन की निचले स्तर से संभलने की कोशिश भी कर रहे हैं दोनों के दोनों इंडेक्स। और निफ्टी 24,600 के करीब है। करीब करीब 80 से 90 अंकों के आसपास की रिकवरी हम देख रहे हैं। हालांकि अभी भी 120 अंक नीचे है निफ्टी। लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो तीसरे सत्र में गिरावट है। 54,000 के नीचे गोता लगाने के बाद थोड़ा सा हम देखने की सुधार है। और अभी भी करीब करीब 300 अंकों की गिरावट पर कारोबार होता हुआ आपको दिखाई देगा। कंजम्पशन वाले शेयर बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस में भी बाइंग थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। आज का जो टॉप गेनर है हीरो मोटर है। करीब करीब 2% के आसपास की तेजी यहां पर है। और इसके अलावा एशियन पेंट्स टाइटन में 1% से ज्यादा की तेजी पर कारोबार होते हुए आप देखेंगे। तो ज्वेलरी वाले शेयरों में थोड़ी चमक हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि वायदा का जो टॉप गेनर है वो है कल्याण ज्वेलर्स। करीब करीब 2% के आसपास की तेजी कल्याण ज्वेलर में है। तो चलिए इस शो में आगे हम करेंगे मिड कैप शेयरों पर चर्चा, और साथ ही टैरिफ का जो डर है भारत को कितना परेशान करेगा, भारत की तैयारी यहां से क्या हो सकती है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों पर आगे चर्चा करेंगे। कुछ दिग्गज एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि मिड कैप की तस्वीर आज के सत्र में क्या बन रही है। 3 तस्वीरें लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। तो आज आप देखिए शिल्पा मेडिकेयर में 2.5% की तेजी है। और तेजी की वजह यह है कि सऊदी अरब में कंपनी नई यूनिट लगाने वाली है। ओला इलेक्ट्रिक में तेज रफ्तार जारी है। और इस तेजी की वजह यह है कि एक तो फेस्टिव डिमांड आ रही है, टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा यह है कि जो दिग्गज जो फंड्स हैं उनकी बाइंग हो रही है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में, और उसके चलते लोअर लेवल से सपोर्ट मिला है। हालांकि अभी भी ओला को देखेंगे तो अपने इशू प्राइस से आपको काफी ज्यादा दूर दिखाई देगा, लेकिन 50 रुपए के ऊपर आकर टिकने की कोशिश है। बर्जर पेंट्स, आज हम देख रहे हैं कि बर्जर ही नहीं बल्कि एशियन पेंट्स भी बाइंग हो रही है। और बर्जर के लिए नुवामा की खरीदारी की राय है। टारगेट है 670 रुपए का बर्जर पेंट्स के लिए। तो इन तीनों शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आपको बाजार पर गाइड करने के लिए, मिड कैप के शानदार सौदे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। और साथ ही टैरिफ को लेकर टेंशन अभी कितनी बढ़ सकती है, इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो सकता है, और सरकार की तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या कदम होनी चाहिए, इस मसले पर बातचीत करेंगे पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी अनूप वधावन से। अनूप सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। नीलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया। नीलेश जी, आपके पास आएंगे सबसे पहले और जानेंगे आपसे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून की एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी बैंक निफ्टी की, और लगातार सुबह से अब तक हम दबाव देख रहे हैं ऊपरी स्तरों पर। इनफैक्ट एक इन बिटवीन एक पुल बैक भी हमें देखने को मिला था जो सस्टेनेबल नहीं साबित हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर अभी भी ऊपरी स्तरों से हमें सप्लाई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं 24,500 से लेके 24,700, ये 200 पॉइंट की बड़ी रेंज है जिसके बीच में एक्सपायरी होते हुए दे सकते हैं। बट 24,650 से 24,550 की एक छोटी रेंज हो सकती है जिसके बीच में हमें एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिलेगा। मेजर कंसर्न है वो बैंक निफ्टी की ओर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स है जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स, और यही एक वजह बनी हुई है कि यहाँ पे लगातार हम दबाव देख रहे हैं। तो ओवरऑल 54,300 के नीचे की एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं बैंक निफ्टी में, और 54,000 के ऊपर कहीं ना कहीं टिकता हुआ नजर आएगा। तो 54,000 से 54,300 की एक रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की। ओवरऑल इंडेक्स स्पेसिफिक पर दबाव जरूर है, बट स्टॉक स्पेसिफिक पर फोकस करने की सलाह होगी, जहां पर कुछ सेक्टर्स में हमें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। टॉप बैंड कहां है? ये व्यू हो गया आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक का। नीलेश भाई, स्टॉक्स के बारे में जरा बताइए कि क्या खरीदारी करनी चाहिए, आपकी नजर कहां पर गई है? बिल्कुल, देखिए थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच रख के हम यहाँ पर चल रहे हैं। जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, दोनों ही साइड्स के मुंह देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बिकवाली वाला शेयर है जहां पर लगातार हम दबाव देख रहे हैं वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटी ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर ऊपरी स्तरों से लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन लगातार हमें देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो आज ब्रेक हो चुका है। स्ट्रक्चर वीक है और निचले स्तरों पर 690 तक के लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 716 का स्टॉप लॉस रखना होगा और बिकवाली करनी होगी आईआरसीटीसी के फीचर्स में। उसके अलावा जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर है वो है इंजीनियर्स इंडिया।
देखिए, काफ़ी अच्छा सेटअप है रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज़ से। काउंटर में एक करेक्शन हमने देखा था पिछले कुछ समय पहले और उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक एमएससीडी पे बाय क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो पुल बैक हम आज देख रहे हैं, ये पुल बैक यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। ऊपरी स्तर पर 210 के टारगेट के लिए करंट लेवल पर इंजीनियर्स इंडिया को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 194 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, ईआईएल को लॉन्ग करने की सलाह है। इंजीनियर्स इंडिया 210 रुपए का टारगेट होगा और 194 रुपए का स्टॉप लॉस। और आईआरसीटीसी में बिकवाली की राय है नीलेश जी की। स्टॉप लॉस 716 रुपए का, टारगेट होगा 690 रुपए का। नीलेश भाई, आप हमारे साथ बन रहिए, थोड़ा सा आपसे कुछ और मिड कैप शेयरों पर सवाल लेंगे, लेकिन अनूप सर आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया एक बार आपका फिर से समय देने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि टैरिफ ये लग गया है। हालांकि अमेरिका के वित्त मंत्री का बयान आया है स्कॉट बेसेंट का कि नहीं, दोनों देश एक हो जाएंगे, यानी कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुलह कर लिया जाएगा। तो थोड़े से टोन डाउन तो हुए हैं उनके रुख में। आपको लगता है कि ये 50% जो टैरिफ है ये बस कुछ दिनों की बात है और जल्द ही नेगोशिएशन टेबल पर चीजें आएंगी और टैरिफ में एक साइजेबल कमी देखने को मिलेगी? क्या आपने कहा, इसके संकेत नजर आ रहे हैं। भारत और यूएस का जो रिलेशनशिप है बहुत गहरा है, पुराना है और दोनों देशों के लिए बहुत महत्व रखता है। मानो नाइदर ऑफ द टू कंट्रीज कैन विश इट अवे। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी यूएस के ने कहा है, मेरे ख्याल उसका काफी महत्व है और मेरे ख्याल से काफी शीघ्र कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। बेसिकली वो ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से ही होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो समझौता निश्चित रूप से होगा और ऐसे संकेत मिल रहे हैं विदाउट एनी डाउट। ये कि ये तलखी अपनी काफी बढ़ते हुए देखी और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि नहीं, ट्रंप को ये कहना पड़ा कि आप रूस से अगर तेल खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर एडिशनल टैरिफ भी लगाएंगे और पेनल्टी भी लगाएंगे। भारत का स्टांस बिल्कुल क्लियर रहा कि हम झुकेंगे नहीं। आपको लगता है, क्योंकि व्हाइट हाउस के जो कुछ सलाहकार हैं उनकी तरफ से अगर ये बयान आए कि नहीं, जब तक भारत भी अपने रुख में थोड़ी नरमी नहीं लाता है तो ट्रंप भी झुकेंगे नहीं, ये सारी चीजें भी निकल के आ रही हैं और ये हम देख भी रहे हैं, क्योंकि केविन हैसेट जो कि आर्थिक सलाहकार हैं ट्रंप के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि भारत के रुख में कोई नरमी आएगी, यानी कि जिन मुद्दों को लेकर हम कह रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, क्या उसको लेकर कोई समझौते की स्थिति बनेगी या फिर भारत अपने स्टैंड पर कायम रहेगा? किसी भी नेगोशिएशन में नरमी दोनों पक्षों को दिखानी पड़ती है, लेकिन उसका एक प्रॉपर फोरम है, प्रॉपर फॉर्मेट है। तो निगोशिएटिंग टेबल पे दोनों पक्षों को वापस आना चाहिए और फिर नरमी की गुंजाइश रहेगी। दोनों पक्षों की ओर से नरमी की गुंजाइश रहती है, दोनों साइड से कुछ गिव एंड टेक होता है, लेकिन पहले ये वातावरण ठीक करना होगा। ये जो 25% रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के लिए ड्यूटीज लगी हैं वो बिल्कुल अनुचित थी, उनका कोई औचित्य नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था और बिल्कुल इंडिया के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी थी। पूरे विश्व में देश रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, यूरोप गैस खरीद रहा है, अमेरिका यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीद रहा है, हमसे भी अधिक मात्रा में पेट्रोलियम खरीदने वाले देश हैं रशिया से। तो बिल्कुल अनुचित था ये ड्यूटी और अनफॉर्चुनेटली ट्रेड और नॉन ट्रेड इशू दोनों मिक्सअप हो गए, जो कि होने नहीं चाहिए थे। हमारे संबंध बहुत गहरे हैं, पुराने हैं। किसी एक एरिया में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी भी तो उसको अलग से निपटा सकते थे। दोनों को उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ट्रेड इश्यूज के साथ मिक्सअप करना बिल्कुल अनुचित था। तो ये सब देखते हुए और जो अभी वहां से संकेत मिल रहे हैं यूएस से, और तो ये खबरें भी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कुछ संपर्क कायम करने का प्रयास किया है, वो सब देखते हुए मुझे संकेत अच्छे लग रहे हैं। कुछ फैसला होगा और निगोशिएशन पुनः प्रारंभ होंगे और निगोशिएशन के अंतर्गत जो भी नरमी दिखानी है, जिस पक्ष को भी दिखानी है, वो नरमी दिखाई जा सकती है। तो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। आखिरी सवाल अनूप सर आपसे। अब कोशिश ये भी हो रही है कि भारत को एहसास हो गया है कि ये अमेरिका में जब तक ट्रंप राष्ट्रपति हैं तो इस तरह की अनिश्चितता अस्थिरता बनी रहेगी
और कोशिश ये हो रही है कि बाकी बाजारों में विकल्प तलाशे जाएं और अपने एक्सपोर्ट को स्टेबलाइज किया जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो दूसरा वाला विकल्प है अमेरिका से इतर देखने की, ये ज्यादा कारगर होगा लॉन्ग रन में और एक्सपोर्ट और यहां से पिकअप करेगा? इसकी कितनी संभावना आपको दिख रही है? बिल्कुल, वो विकल्प तो हर एक परिस्थिति में हमको उस पर बल देना चाहिए। हमको अपनी इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना है, एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना है। वो इम्पेरेटिव तो हमारे पास, हमारे सामने लंबे समय से है, और शायद ये मौका है कि हम फिर से रिजॉल्व करें कि उस इम्पेरेटिव के आधार पर हम अपनी इकोनॉमी में ये सुधार लाएं, और उसी रास्ते से हम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में इस चुनौती का फैसला भी कर पाएंगे। अभी जो हमारा यूएस के साथ ट्रेड है, लगभग 90 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हैं, उन पर लगभग 50% पर ड्यूटीज लगी हैं। तो वो 50% अगर उसकी वॉल्यूम देखो तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो बहुत नगण्य है एक तरह से। तो हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से कुछ सेक्टर्स पर काफी प्रभाव पड़ेगा, काफी उनको शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा, इंजरी होगी, कुछ जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी चुनौती जो है, उसका सामना करने के लिए हमारे पास विकल्प है। एक सरकार की ओर से कुछ सुविधाओं की बात हो रही है, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट में कुछ रिलैक्सेशन की बात हो रही है, जो उनके लोन्स की रीपेमेंट को रीशेड्यूल करने की बात हो रही है, और भी कुछ सपोर्ट, जैसे पहले एमईआई स्कीम हमारी होती थी जिससे कुछ आर्थिक सपोर्ट मिलता था एक्सपोर्टर्स को, तो वो वैसी योजना भी आ सकती है। तो ये सब चीजें होंगी निश्चित रूप से, और मार्केट्स भी हम परस्यू करेंगे। इंडिया यूके एफटीए लागू होने जा रहा है, ईयू के साथ भी उम्मीद है कि जल्दी से एफटीए लागू हो जाएगा। ईयू विल बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द यूएस इकोनॉमी। ईयू एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो मार्केट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और इन सब चीजों के अलावा भी जब अमेरिकन डिमांड और स्रोतों से मीट होगी, इंडिया पे टैरिफ है मान लो, तो कुछ चीजें प्रभावित होंगी। वो भी हर एक चीज टैरिफ से प्रभावित नहीं होगी, जो प्रभावित होगी उसमें और देशों के सप्लायर आएंगे, उनकी कैपेसिटीज भी लिमिटेड हैं। दे विल गो इनटू द हाई प्राइस अमेरिकन मार्केट, तो वो कुछ स्थान रिक्त करेंगे अन्य मार्केट्स में, वहां हमारे एक्सपोर्टर्स जा सकते हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं दूसरे देशों में भी, जैसे गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी बांग्लादेश में फैसिलिटीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया में फैसिलिटीज हैं, वहां से अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे। तो कई वैकल्प हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ चोट पहुंचेगी, कुछ हानि होगी, लेकिन बहुत जल्द हम इस चुनौती का सामना कर लेंगे। मार्केट्स रीएडजस्ट हो जाएंगी, मार्केट्स रीओरिएंट हो जाएंगी, ये नए एफटीएज आने शुरू हो जाएंगे, और वैसे भी जो नुकसान होगा वो पूरी अर्थव्यवस्था पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक प्रभाव पड़ सकता है रुपए की वैल्यू पर, क्योंकि ये जो 30-40 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, उनसे एक्सटर्नल सेक्टर पर प्रभाव पड़ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर प्रभाव पड़ सकता है। तो रुपए की वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए कुछ कदम लिए जा सकते हैं। वो पूर्व में कई बार लिए गए हैं और बड़ी सफलतापूर्वक वो कदम हिंदुस्तान ने लिए हैं पूर्व में, चाहे वो विदेश में बॉन्ड्स फ्लोट करके हो या अन्य सपोर्ट के माध्यम से हो, रिजर्व्स के माध्यम से हो। तो मुझे कुछ विशेष मतलब हमारे लिए डर की बात महसूस नहीं हो रही इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ये जो शॉर्ट टर्म चुनौतियां हैं, इनका मुकाबला मेरे ख्याल से हमारी अर्थव्यवस्था में काफी बल है कि हम जी शॉर्ट टर्म चुनौती का सामना कर पाए सफलतापूर्वक। हाँ, नहीं उम्मीद करेंगे सर, और हम कर भी लेंगे। अगर इंटेंट दिखाया है तो उसके पीछे जरूर कोई न कोई बड़ी ताकत होगी, और दुनिया भर की जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका भरोसा भी भारत पर है, और लगातार अच्छे कमेंट्स आए हैं। रेटिंग अपग्रेड ऐसे ही नहीं होता है, बहुत सोच समझ के, तो बहुत सालों में ये एक बार होता है, कई बार। थैंक यू सो मच सर, आज हमें ज्वाइन करने के लिए और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करके अपने विचार साझा करने के लिए।
इस बीच इजराइल के एम्बेसडर का, जो भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सहयोग जारी रखने में ही दोनों देशों का हित है, यानी कि भारत और इजराइल का। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस के टैरिफ का भारत और इजराइल के रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। अब नीलेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मिड कैप में और कहां पर तेज एक्शन हो रहा है उनकी चर्चा करेंगे और ओला पर एक स्पेशल व्यू लेंगे नीलेश जी आपसे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। इस बीच आप देखिए टीवीएस मोटर को लेकर एक खबर आई है कि ईवी स्कूटर ऑर्बिटर लॉन्च किया है टीवीएस ने। हालांकि आप देखेंगे कि बाकी जो टू व्हीलर शेयर हैं, हीरो मोटो में तो आज तेजी दिखेगी, आयशर का शेयर भी आपको ऊपर दिखाई देगा। टीवीएस मोटर थोड़ी सी नरमी के साथ ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रदर्शन निश्चित तौर पर हीरो मोटो से और बजाज ऑटो दोनों से इसने बेहतर करके दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टीवीएस के साथ साथ जरा ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। और नीलेश जी, ओला इलेक्ट्रिक क्या बढ़िया रफ्तार से ये चल रहा है। फंड हाउसेज इस पर बहुत बुलिश हो गए हैं, इसी ग्रोथ को लेकर। नए लॉन्चेस भी हैं, आगे की ग्रोथ स्टोरी भी कंपनी ने काफी दमदार दी है। ओला इलेक्ट्रिक आपको लगता है कि और चलेगा? 55 रुपए का तो हो गया है, 9% की आज भी तेजी। क्या इस स्तर पर नीलेश जी आप खरीदने की सलाह देंगे कि अब दूर रहना ही ठीक है इससे? देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर कि हमने हमारे क्लाइंट को इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी की सलाह दी थी। हमारे टारगेट तो आज अचीव हो चुके हैं। हमने वहां पे मुनाफा वसूली की सलाह दी है। मल्टीपल रीजंस है यहाँ पर। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर कोई होल्ड कर रहा है तो। सबसे पहले तो 34% काउंटर स्पर्ट दिखा चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी कि अगस्त सीरीज में काफी बड़ा मूव इस पर्टिकुलर काउंटर ने 34% का दिखा दिया है। अब हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिले, तो नए निवेश के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अवॉइड करें, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। बेहतर होगा कि अगर काउंटर गिरावट के चलते 50 के नीचे मिलता है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाए, अन्यथा अवॉइड करें। सेकंड ओपिनियन उन लोगों के लिए जो इस पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, बने रहें, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बॉटम के इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहे हैं। और ऊपरी सर पर 56.50 पैसा, 56.5 रुपए के ऊपर जब ये काउंटर निकलेगा तब यहाँ पर और भी अपसाइड हमें कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। और उसके बाद 65 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 2 से 3 महीने का नजरिया है तो यहाँ पर बने रहे। जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। 65-70 तक की भी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बट नया निवेश यहाँ पर ना करें, बेहतर होगा कि बाय एंड डिप की रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए। ठीक है, इस स्तर पर आपको नई खरीदारी नहीं करनी है। अगर है तो बने रहिए। 65-70 रुपए तक ये शेयर यहां से जा सकता है। 76 रुपए का इसका आईपीओ भाव है। देखते हैं क्या वहां तक जाता है। और आईपीओ में जो लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, उसके बाद उनकी रणनीति क्या होती है। लेकिन चलिए ये भी जान लेते हैं कि ऑप्शंस में अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज कौन सा शेयर आपने चुना है और क्या स्ट्रेटजी होगी? जी नमस्कार। देखिए आज ऐसे मार्केट में भी पेंट स्टॉक्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। और एशियन पेंट्स का अगर आप चार्ट देखें तो हायर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है और डेली चार्ट में आज ओपन लो मारूंगी जो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो एशियन पेंट्स पे व्यू पॉजिटिव है। इसका 2540 का कॉल बाय करना है सितंबर सीरीज का। ये अराउंड 54 रुपीज के पास ट्रेड कर रहा है। अब 32 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 98। इसका जो लॉट साइज है 250 का है, तो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा 5500 का। एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 11,000 के। ठीक है, ये आपके लिए रणनीति एशियन पेंट्स को लेकर 2540 वाली कॉल खरीदनी है और ये 54 रुपए के भाव पर मिलेगी आपको। लक्ष्य 98 रुपए, स्टॉप लॉस 32 रुपए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि शेयर करीब 1.25% ऊपर है। तो अगर आपको इसमें प्रॉफिट होता है तो अधिकतम जो प्रॉफिट होगा वो होगा 11,000 रुपए का। नुकसान अगर हुआ तो अधिकतम नुकसान जो होगा वो होगा 5,500 रुपए का। इसलिए आप स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एंट्री और एग्जिट भी आपकी टाइमली होनी चाहिए ऑप्शंस के सौदों में। चलिए समय हो गया है शो को यहीं पर समाप्त करने का।
राजेश जी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। नीलेश भाई आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर और इंडेक्स पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। नमस्कार।